नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के उस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट और उस सपने के बारे में जहां भारत खुद अपनी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से अपना खुद का डायरेक्ट एनर्जी वेपन बना रहा है। इसके कंप्लीट होने के बाद भारत का एरोस्पेस न सिर्फ एक अभेद्य किले में कन्वर्ट हो जाएगा बल्कि भारत उन चुनिंदा देशों की फहरिस्त में भी खड़ा हो जाएगा जो कि इस तरह के वेपन्स को अभी अपने आर्सेनल में इंक्लूड कर चुके हैं। रिसेंटली न्यूज़ आ रही है डीआरडीओ की तरफ से जहां भारत का पहला डायरेक्ट एनर्जी वेपन ऑफिशियली उसका जो टेस्ट है वो होने जा रहा है जिसका नाम है दुर्गा 2। और आज हम अपने सेशन में इसी के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे कि ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स क्या होते हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है, एट प्रेजेंट भारत में क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनको लेकर के, और आने वाले समय में ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन किस तरह से फ्यूचर वॉर्स को डोमिनेट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। दोस्तों वैसे तो डायरेक्ट एनर्जी वेपन एक फ्यूचर वॉर के वेपन है बट ये वेपन्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेपन भी हैं। दोस्तों 12 BCE में सबसे पहले ग्रीक्स ने यूज़ किया था इनको रोमन्स के खिलाफ, जब सिटी ऑफ सिराकस को बचाने के लिए आर्किमिडीज जो कि एक साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर दोनों था, उसने एक कर्व्ड पॉलिश मिरर के थ्रू सनलाइट को रिडायरेक्ट कर दिया था रोमन्स की तरफ, जिससे उनकी एक तो आंखें चौंधी आ गई थी और दूसरा उनकी बोट्स के अंदर आग लग गई थी। तो ये पहला इंस्टेंस था जब इस तरह के वेपन्स को किसी वॉर में इस्तेमाल किया गया था। अगर बात करें रिसेंट हिस्ट्री की तो 1996 में अमेरिका ने अपनी एक ओल्ड सैटेलाइट को टारगेट करते हुए एक लेजर वेपन को यहां टेस्ट किया और इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इसके बाद बहुत सारे देशों ने अपने खुद के लेजर बेस्ड वेपन का जो प्रोग्राम था उसको यहाँ इनिशिएट किया और इंडिया का भी जो इंटरेस्ट है इस तरह के वेपन्स में वो इसी घटना के बाद जागना शुरू हुआ। इसके बाद सन 2001 में डीआरडीओ की एक लेबोरेटरी जिसका नाम है लेस्टेक यानी कि लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, उसने एक फुल स्केल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिया। देश की टॉप लीडरशिप जिसके अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के चीफ प्रेजेंट थे और ये डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया दिल्ली के पास सिचुएटेड हिंडन एयरफोर्स बेस पर। यहाँ पर एक 1000 किलोवाट का लेजर बीम के थ्रू एक 8x8 की एक स्टील प्लेटेड जो सैटेलाइट थी, और ये एक सिमुलेटेड सैटेलाइट थी जिसको एक जीप के ऊपर माउंट किया गया था, उसके ऊपर एक लेजर बीम को जो है डायरेक्ट किया गया और इस एक्सपेरिमेंट में विद इन अ सेकेंड वो पूरी सैटेलाइट भस्म हो गई। इस पूरे प्रोजेक्ट को बहुत क्लासिफाइड रखा गया और इसका नाम दिया गया त्रिनेत्र। इसके बाद सन 2018 के बाद से लेस्टेक, जो कि इस समय भी देश की सबसे बड़ी लेजर टेक्नोलॉजी और लेजर वेपन पे काम करने वाली लेबोरेटरी है, उसके कुछ वर्क्स को असाइन कर दिया गया कुछ अदर लेबोरेटरीज को, जिसमें नाम आता है चेस यानी कि सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेज। इसके अलावा TBRL आता है, IRDE आता है। तो ये ऐसी लेबोरेटरीज हैं जिनको लेस्टेक के कुछ वर्क असाइन कर दिए गए। इसके पीछे का बेसिक कारण था लेस्टेक की लोकेशन। लेस्टेक बेसिकली दिल्ली के सिविल लाइंस में सिचुएटेड है जहां पर आसपास दिल्ली के CM का भी घर है और इसके अलावा वहाँ पर सेक्रेटेरिएट भी है, आसपास घनी आबादी है। और इस तरह के सिस्टम को टेस्ट करने के लिए जिस तरह की लोकेशन चाहिए वो घनी आबादी से थोड़ा सा दूर होना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम्स काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियली डेंजरस सिस्टम है। तो इस तरह के डेंजर को अवॉइड करने के लिए इस तरह की लेबोरेटरीज के जो एक्सपेरिमेंटल एरियाज होते हैं वो थोड़ी सी दूर होना चाहिए। इसी वजह से इनके कुछ वर्क्स को बेसिकली अदर एरियाज में शिफ्ट कर दिया गया। लेस्टेक एंड डीआरडीओ की अदर लेबोरेटरीज के अलावा भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं, जिसमें भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का नाम आता है। इसके अलावा आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो भी इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट भी इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट को अभी इनिशिएट किए हुए हैं। तो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने लेवल पर लेज़र टेक्नोलॉजी और लेज़र वेपन को लेकर के कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं और बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स यहाँ पर हो रहे हैं। अब अगर बात की जाए टाइप ऑफ डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स की, तो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहले होते हैं HPL यानी कि हाई पावर लेजर और दूसरे होते हैं HPM यानी कि हाई पावर माइक्रोवेव। तो पहले केस में लेजर यूज की जाती है और दूसरे केस में माइक्रोवेव यूज की जाती है। इन दोनों के अलावा भी कुछ अदर तरह के डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हैं जो कि इस समय एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, जैसे कि प्लाज्मा डायरेक्ट एनर्जी वेपन जहां पर प्लाज्मा वेव्स को छोड़ा जाता है। इसके अलावा पार्टिकल बीम डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स है। इसके अलावा सोनिक डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स है जहां पर साउंड को यूज किया जाता है टू डिस्ट्रॉय द टारगेट। बट ये सभी अभी जो है वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है और दुनिया में जो अभी ज्यादातर वेपन्स बनाए जा रहे हैं डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स वो लेजर या फिर माइक्रोवेव पर बेस्ड है।
अब बात कर लेते हैं इस तरह के सिस्टम के एडवांटेजेस की। देखिए ये सिस्टम काफ़ी सारे एडवांटेजेस लेके आते हैं ओवर दी कन्वेंशनल वेपन। सबसे पहले तो ये हाईली प्रिसाइज होते हैं, किसी भी टारगेट को आप इस तरह के वेपन से 100% किल करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर बनती है। चाहे वो क्रूज मिसाइल हो, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे वो कितने ही फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स हो, उन सभी को इस तरह के सिस्टम से हिट किया जा सकता है। इसके अलावा ये स्पीड ऑफ लाइट से हिट करते हैं, तो यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल चाहे वो कितना ही पास क्यों ना आ चुका हो, उसको हिट करने के लिए जो टाइम लगता है वो यहाँ पर मिनिमम है। क्योंकि कन्वेंशनल वेपन अगर आप जैसे मिसाइल यूज़ करते हैं या फिर जो रॉकेट्स हैं वो यूज़ करते हैं तो उसमें भी कुछ सेकंड्स जाते हैं, बट यहाँ पर मिली सेकेंड्स के अंदर अंदर किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसके अलावा इस तरह के वेपन्स को डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो ये लो डिटेक्टेबिलिटी ऑफर करते हैं। ये नॉर्मली पर शॉट जो कॉस्ट आती है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि हर एक मिसाइल की कॉस्ट होती है, बट यहाँ पर जो पर शॉट का कॉस्ट है वो लेज़र की एनर्जी पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर जो पर शॉट की कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम आती है। इसके अलावा इनकी एंडलेस मैगजीन है, क्योंकि मिसाइल या फिर जो भी ऐसे प्रोजेक्टाइल टारगेट्स होते हैं वो एक लिमिटेड नंबर में ही हो सकते हैं, बट ये जो वेपन्स हैं वो अनलिमिटेड नंबर्स में हो सकते हैं। क्योंकि आप जितने भी टारगेट्स आ जाएं, चाहे वो 1000 मिसाइल आ जाएं या 10,000 मिसाइल आ जाएं, अगर आप लगातार इस तरह के सिस्टम्स को एनर्जी दे रहे हैं तो वो मल्टीपल टारगेट्स को अनलिमिटेड टाइम तक हिट कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह के वेपन्स की एनर्जी को घटाया बढ़ाया भी जा सकता है, यानी कि यहाँ पर जो एनर्जी की पावर है उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द टारगेट। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को यहाँ डिस्ट्रॉय करना है तो उसको लाइट एनर्जी पर हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कोई हाइपरसोनिक मिसाइल आ रही है तो उसको ज़्यादा एनर्जी के वेपन के साथ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कोई छोटा जो UAV है अगर उसको डिस्ट्रॉय करना है तो यहाँ पर थोड़ी कम एनर्जी की जो लेज़र वेपन है वो उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी का वेरिएशन है वो यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप अकॉर्डिंग टू द टारगेट अपनी एनर्जी को वेरी करा सकते हैं। इसके अलावा तीनों फोर्सेस में इस तरह के वेपन्स की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। जैसे कि अगर बात करें एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स के केस में एयरफोर्स अपने जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हैं उनको अपने एवॉक्स के अंदर अगर इंस्टॉल कर दे तो वहाँ पर ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करते हैं। क्योंकि एवॉक्स अभी एट प्रेजेंट जो हमारे पास एवॉक्स हैं उनका काम सिर्फ किसी भी टारगेट को डिटेक्ट करना है। हद से हद वो किसी टारगेट के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को जैम कर सकते हैं, बट उनको डिस्ट्रॉय करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी लिमिटेड स्केल पर है। तो यहाँ पर अगर किसी टारगेट को डिस्ट्रॉय करना है तो वहाँ पर अगर किसी एवॉक सिस्टम के अंदर इस तरह के सिस्टम को, इस तरह के वेपन को अगर इंस्टॉल कर दिया जाए तो वो एवॉक खुद से ही उस टारगेट को आइडेंटिफाई और डिस्ट्रॉय कर सकेगा, जिसके थ्रू हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनके जो यूसेज है वो बढ़ जाएगी। और जो हमारे पास ऐसे एसेट्स डिप्लॉयड हैं जो कि एयर के अंदर इस तरह के एयर पेट्रोलिंग मिशन या एयर कॉम्बैट मिशन करते हैं उनको हम कहीं और डिप्लॉय कर सकेंगे। अगर बात करें आर्मी की, तो आर्मी को भी यहाँ पर इस तरह के वेपन्स की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर आर्मी अपने ट्रूप्स और सिस्टम को एनिमी फायर पावर से बचाने के लिए इस तरह के वेपन्स को इस्तेमाल कर सकती है। आने वाले रॉकेट्स को, आने वाले प्रोजेक्टाइल को इस तरह के वेपन से डिस्ट्रॉय कर सकती है। अगर बात करें नेवी की, तो नेवी अपने वॉरशिप्स को, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को, जो कि खुद में एक बहुत ह्यूज सिस्टम्स हैं, बहुत एक्सपेंसिव सिस्टम्स हैं, उनको बचाने के लिए इस तरह के सिस्टम को इस्तेमाल कर सकती है। हमने रशिया यूक्रेन वॉर में देखा है कि छोटे से ड्रोन से, छोटे एंटी सबमरीन मिसाइल से बहुत बड़े शिप्स को लार्जली डैमेज किया जा सकता है। तो नेवी की जो रिक्वायरमेंट है एज कंपेयर टू अदर फोर्सेस इस तरह के वेपन्स की, तो यहाँ पर नेवी में इस तरह की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। अब अगर डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स की कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ उनकी डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसमें सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है इनका कॉस्टली होना। डायरेक्ट एनर्जी वेपन की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है और जो इसकी इनिशियल ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। बहुत सारे अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा एनर्जी इस तरह के सिस्टम्स के लिए चाहिए। इसके अलावा इनकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है वो भी अभी अनसर्टन है, वो बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो इसकी प्रैक्टिकेबिलिटी अभी बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेड नहीं है। इसके अलावा इस तरह के सिस्टम्स की रेंज काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है और जब भी वेपन और टारगेट के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो वहाँ पर इस तरह के वेपन्स की जो इफेक्टिवनेस है वो कम होती जाती है। अगर बात करें इस तरह के सिस्टम के काउंटर मेजर की, तो बहुत सारे काउंटर मेजर्स जो है अभी अवेलेबल हैं, कहीं पे रिसर्च अभी चल रहा है, जैसे कि रिफ्लेक्टिव मटीरियल्स। तो अगर किसी टारगेट के ऊपर रिफ्लेक्टिव मटीरियल्स का इस्तेमाल किया गया है या डस्ट स्क्रीन का या वाटर वेपर का इस्तेमाल किया गया है तो वहाँ पर इस तरह के जो वेपन्स हैं उनकी इफेक्टिवनेस जो है काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज की जा सकती है। और ये जो रिफ्लेक्टिव स्क्रीन्स हैं वो इस तरह के वेपन्स के एक तरह से काउंटर मेजर्स बन करके उभरे हैं।
हालांकि बहुत सारी रिसर्च और बहुत सारी डेवलपमेंट इस तरह के सिस्टम्स को लेकर के अभी जारी है। इस तरह के सिस्टम्स की रेंज बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है, इनके रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स के अगेंस्ट इनकी जो पावर है उनको बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। तो बहुत सारा काम अभी रिसर्च लेवल पर हो रहा है और आने वाले समय में हम इस तरह के सिस्टम्स को और इवॉल्व होते हुए देख पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया के करंट एंड अपकमिंग डायरेक्ट एनर्जी वेपन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के बारे में, जहां पर सबसे पहले आते हैं डीआरडीओ के काउंटर आईईडी 1 किलोवाट लेजर सिस्टम पर। देखिए ये सिस्टम बनाया गया था आईईडीज को, अनएक्सप्लोडेड माइंस को और अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स को डिस्पोज्ड ऑफ करने के लिए, और इसकी इफेक्टिव रेंज है 30 से 250 मीटर की। इसके अलावा डीआरडीओ और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है काली यानी कि किलो एम्पीरियल लीनियर इजेक्टर, और ये एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन है जो कि एक इंटेंस इलेक्ट्रॉन पल्स को इमिट करता है किसी भी एयरक्राफ्ट और मिसाइल की तरफ, और ये उसके ऑनबोर्ड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद आते हैं हम अपने सेकंड प्रोजेक्ट पे जिसका नाम है दुर्गा यानी कि डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रेगन एरे, और इस प्रोजेक्ट का नाम है दुर्गा 2। यहां पर एक 1000 किलोवाट का लेजर सिस्टम डीआरडीओ ने बनाया है जिसको आने वाले कुछ समय में डीआरडीओ टेस्ट भी करने जा रहा है। ये सिस्टम तीनों तरह के सिस्टम यानी कि लैंड, एयर और जो सी के प्लेटफॉर्म है उनके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके अलावा डीआरडीओ यहां पर आईआर डेजलर्स को भी डेवलप कर रहा है जो कि किसी भी एनिमी एयरक्राफ्ट को, किसी भी एनिमी हेलीकॉप्टर को 10 किलोमीटर की रेंज में एंगेज कर सकते हैं। डीआरडीओ यहां पर 25 किलोवाट का एक लेजर सिस्टम बना रहा है जो कि किसी भी एनिमी मिसाइल को 5 से 7 किलोमीटर की रेंज में डिस्ट्रॉय कर सकता है। यहाँ 2 किलोवाट के एक सिस्टम पर और काम किया जा रहा है जो कि 1 किलोमीटर के रेंज में किसी भी एनिमी टारगेट को, स्पेशली जो ड्रोन्स हैं उनको अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेपन्स के ऊपर डीआरडीओ के थ्रू यहाँ काम किया जा रहा है। इंडिया के अलावा अगर अदर कंट्रीज के डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स की बात की जाए तो इस फील्ड में सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी, सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अभी यूएस ने हासिल कर लिया है। जहां हम 100 किलोवाट के लेजर वेपन को बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं पर यूएस अभी 300 से लेकर के 500 किलोवाट के लेजर वेपन के ऊपर काम कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने एक माइक्रोवेव सिस्टम को भी यहाँ डेवलप कर लिया है जहाँ पर माइक्रोवेव्स के थ्रू किसी एरिया को, किसी टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जाता है, और इस वेपन का नाम उन्होंने थॉर रखा है। थॉर यानी कि टेक्टिकली हाई पावर्ड माइक्रोवेव ऑपरेशनल रिस्पॉन्डर। तो इस तरह से यूएस अभी इस फील्ड में सबसे ज्यादा आगे है। अगर बात करें रशिया की, तो रशिया ने रशिया यूक्रेन वॉर में अपने 2 इस तरह के वेपन्स को डिप्लॉय भी किया था, जिसमें पहले का नाम था जादिरिया और दूसरे का नाम था पेरेसवट। अगर बात की जाए चाइना की, तो चाइना ने भी अलग अलग पावर के इस तरह के बहुत सारे ग्राउंड बेस्ड लेजर सिस्टम्स को डेवलप कर लिया है। 2019 में चाइना ने इस तरह के सिस्टम को डेमोन्स्ट्रेट भी किया था जिसका नाम है LW30, जिसकी रेंज 25 किलोमीटर की है, और 25 किलोमीटर की रेंज के अंदर ये सिस्टम किसी भी मिसाइल को, किसी भी इवन क्रूज मिसाइल को भी, किसी भी ड्रोन को, किसी भी एयरक्राफ्ट को मार गिराने की क्षमता ये सिस्टम रखता है। तो इस तरह से बहुत सारे देश इस तरह के वेपन्स पर, इस तरह के सिस्टम्स पर लगातार काम कर रहे हैं। बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन सिस्टम्स को लेकर के हो रहा है, और एट प्रेजेंट यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी और इजराइल के पास इस तरह के सिस्टम्स हैं। और अगर भारत इस तरह का सिस्टम डेवलप कर लेता है तो भारत भी बहुत जल्द उस क्लब में शामिल हो जाएगा। हालांकि बहुत सारी ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, स्पेशली द वीक में छपी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत बहुत समय से इस तरह के वेपन्स को ऑलरेडी अपने फोर्सेस में इंडक्ट कर चुका है। हमारा एक एंटी ड्रोन सिस्टम जो कि डीआरडीओ की एक लैब चेस ने बनाया था, उसके अंदर इसी तरह का सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं। स्पेशली 26 जनवरी की जो परेड होती है हर साल, पिछले 2 सालों से उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी इसी तरह के एक एंटी ड्रोन सिस्टम की है जो कि लेज़र वेपन को यूज़ करता है। हालांकि ऑफिशियली भारत ने अभी तक ये नहीं माना है कि वो किसी भी तरह के लेज़र वेपन्स को या डायरेक्ट एनर्जी वेपन को यूज़ कर रहा है, बट फिर भी बहुत सारी ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स अभी एग्जिस्ट करती हैं जहां पर ये माना गया है कि भारत ऑलरेडी बहुत लंबे समय से इस तरह के एनर्जी वेपन्स को अपने आर्सेनल में इंक्लूड कर चुका है। सो एट लास्ट हम ये कह सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर वॉर्स में इस तरह के वेपन्स एक डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। जिस तरह आज ड्रोन्स एंड स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी करंट वॉर्स को इम्पैक्ट कर रही हैं, उनका कोर्स डिसाइड कर रही हैं, आने वाले समय में इस तरह के वेपन्स जो हैं वो फ्यूचर वॉर्स का कोर्स डिसाइड करेंगे। ड्रोन्स की एक परफेक्ट काट इस तरह के वेपन्स हैं, क्योंकि आजकल जो स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें बहुत सारे ड्रोन जो हैं वो एक साथ अटैक करते हैं। तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर बहुत सारी नंबर ऑफ यूनिट्स होनी चाहिए, बट यहाँ पर
पर इस तरह के वेपन्स बहुत सारे टारगेट्स को एक साथ साइमल्टेनियसली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ड्रोन्स की और स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी की एक जो परफेक्ट काट है वो इस तरह के सिस्टम्स है। इसके अलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को जो है भेदा जा सकता है। तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से जो प्रोटेक्शन का एकमात्र उपाय है वो इसी तरह के सिस्टम्स हैं जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सकते हैं। तो इसी से ये पता लगाया जा सकता है कि ये जो सिस्टम्स हैं वो किसी भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको अभेद बनाते हैं। और इसकी एप्लीकेशन अभी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई है। बहुत सारे नए एरियाज़ हैं जहाँ पर इस तरह की सिस्टम्स को हम डिप्लॉय कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अभी होना बाकी है जो कि हमें आने वाले समय में दिखाई देगी। और भारत जो है वो इस तरह के सिस्टम्स में आने वाले समय में एक सुपर पावर बन करके उभरेगा। सो आज के हम इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे इसी तरह के एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक आप इस चैनल को देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।